Now let's talk about electric field due to infinitely long thin sheet. तो हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये शीट जो है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं कि काफ़ी बड़ी है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि हमारे पास जो पॉइंट लिया हुआ है, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट का डिस्टेंस इस शीट के मुकाबले बहुत छोटा होने के कारण उस विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द शीट, ये शीट जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग मानी जा रही है। तो इस केस में मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लिया जा रहा है, सी फॉर एन एग्जांपल देयर इज़ अ पॉइंट पी जहाँ की हमें फील्ड निकालनी है। अब ये जो पॉइंट है इस शीट से एक्स डिस्टेंस आर डिस्टेंस अवे कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है। स्टूडेंट यहाँ पे फिर से हम लोग गॉस लॉ की ही बात करेंगे, गॉस का एप्लीकेशन यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ एक एनक्लोज सरफेस हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एनक्लोज सरफेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस हम बनाएंगे जो कि इस तरीके का होगा। ओके, अब ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस की अगर बात करूँ तो यहाँ से मैं इस टाइप का एक सिलेंडर यहाँ बना लूँगा जो कि यहाँ पे भी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, इस एरिया को हम लोग नाम दे देते हैं ए। अब अगर बात करें फील्ड की बात करें, एक बात आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो शीट है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है। तो ये जो शीट है काफ़ी ज़्यादा थिन होने के कारण यहाँ से जो फील्ड है, ये जो फील्ड समझ में आ रही है हमें यहाँ पे, ये फील्ड बाहर की ओर निकल रही है जस्ट लाइक दिस। यहाँ से फील्ड जो है बाहर की ओर निकल रही है इस तरीके से। अब अगर ये इधर निकल रही होगी तो पीछे साइड भी तो निकल रही होगी, बिकॉज ये थिन शीट होने के कारण यहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब अगर मान लिया जाए कि आपने अगर यहाँ एक सिलेंडर बनाया है तो हमें बैक साइड में भी एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा इसी तरीके से, ताकि वो एनक्लोज रहे, उस सरफेस को एनक्लोज कर सके, हम लोग चार्ज को होल्ड करके रख सकते हैं, कवर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक एनक्लोज सरफेस बनाएंगे जो इस पर्टिकुलर रीजन के, यहाँ जरा ध्यान रखना है हमें कि जो चार्ज है हमारा वो इस पर्टिकुलर रीजन में जो चार्ज है वो एनक्लोज करना है। तो हमें इस साइड भी एक सरफेस बनानी पड़ेगी बैक साइड ऑफ द शीट, जो कि हमें समझ में आ रहा है कि ये ऐसा कुछ यहाँ पे भी सरफेस हमने बना रखा है जो कि सेम एरिया का है ऐसा। ओके, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये यहाँ से इस तरीके से निकला हुआ है। अब यहाँ की अगर बात करें, ये एरिया ए है तो ये भी ए ही रहेगा, ये एरिया सेम रहेगा। अब यहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ ऐसी बाहर निकलेगी, ऐसी बाहर निकलेगी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे अभी हम लोग फील्ड निकालने जा रहे हैं। फील्ड निकालने के लिए हम लोग फिर से एज पर गॉस लॉ की बात करेंगे। तो गॉस लॉ ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, जिसे नेट फ्लक्स कहते हैं, थ्रू दी एनक्लोज्ड सरफेस, वो हमेशा होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो टोटल चार्ज कितना है, तो ये थोड़ा समझना है हमें। अच्छा, यहाँ जो है स्टूडेंट, यहाँ जो है चार्ज पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से हमारे को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि सिग्मा से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ से अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स, नेट फ्लक्स की। अच्छा, नेट फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स वो होता है जो लाइन से बाहर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो सरफेस से बाहर आता है नॉर्मली, उसी को फ्लक्स कहते हैं। अब हमारा एनक्लोज सरफेस जो है, जो कि एक सिलेंडर है, आप इसको मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस टाइप का एनक्लोज सरफेस हमने देख रखा है यहाँ पे। ये एनक्लोज सरफेस है जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ये एनक्लोज सरफेस है जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। इसके ऊपर चार्जेस है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस अवे है, तो यहाँ से ये r डिस्टेंस अवे।
क्लियर, उतने ही डिस्टेंस पे इधर भी हमने आर डिस्टेंस पे लिया हुआ है। अच्छा, अब इस सिलेंडर की बात की जाए तो ये सिलेंडर के पास 3 सरफेसेस है। कौन कौन सी सरफेसेस है? तो हमें समझ में आता है एक कर्व सरफेस है इसके पास, यहाँ ले लिया, ये कर्व सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर ले लिया dA। अच्छा, फील्ड कहाँ से लग रही है भाई? इस साइड इस डायरेक्शन में आ रही है और इस डायरेक्शन में फील्ड इधर आ रही है। ये फील्ड वेक्टर है, थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, ये फील्ड वेक्टर है। अब यहाँ पे हम लोग, ये तो कर्व सरफेस का एरिया हो गया। अब हम लोग जो निकालेंगे, एक छोटा सा सरफेस यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया हमने। ये सरफेस जो है ये है dA सरफेस, इधर भी हमने एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया हुआ है, ये जो है इधर dA बोला गया है। अब नेट फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट? फिर वही बात आ गई, क्या लेंगे आप? φ1, पहले सरफेस से जो फ्लक्स आ रहा है वो, दूसरे सरफेस से जो फ्लक्स आ रहा है और तीसरे सरफेस से जो फ्लक्स आ रहा है, इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये है आपका पहला कर्व सरफेस, इसे आप दूसरा मान लीजिए और इस सरफेस को आप तीसरा मान लीजिए। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो कर्व सरफेस है उसको फर्स्ट सरफेस मान लीजिए, ये सरफेस सेकंड सरफेस है और इधर वाली जो सरफेस है वो थर्ड सरफेस है। अब अगर बात की जाए कर्व सरफेस का जो वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, इसके बीच में एंगल बन रहा है 90 का, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। और साथ ही करें अगर सर्कुलर सरफेसेस की, तो हमें समझ में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये एक दूसरे को पैरेलल है। मतलब हम ये कहेंगे कि सेकंड और थर्ड सरफेस पे जो एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ, वो एंगल है 0 डिग्री का। तो इस केस में हमें जो नेट फ्लक्स समझ में आ रहा है स्टूडेंट, उसमें हम लोग लिखेंगे φ1 कर्व सरफेस की बात की जा रही है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं EDA cos ऑफ 90, ये हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले की अगर बात करेंगे तो आप लिखेंगे EDA cos ऑफ 0, प्लस तीसरे वाले की बात करें तो वो आप लिखेंगे EDA cos ऑफ 0। cos ऑफ 0 होता है 1 और cos ऑफ 90 होता है 0, तो ये पहला वाला तो कैंसिल हो गया। मतलब नेट फ्लक्स यहाँ जो भी हमें देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर सरफेसेस के कारण समझ में आ रहा है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे EDA cos ऑफ 0 इज 1 प्लस EDA cos ऑफ 0 इज 1। मतलब आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ EDA, ऐसे लिख दिया हमने। अब यहाँ से अभी हम लोग आगे, हमें पता है कि ये सरफेस बिल्कुल एक सिमेट्रिक सरफेस है, तो E जो है हर पॉइंट पे क्या रहता है? सेम रहता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो E को बाहर निकाल लीजिए और एरिया वेक्टर जो छोटे छोटे एरियाज़ को DA को अगर आपने जोड़ दिया, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इतने छोटे छोटे एरियाज़ को DA नाम का छोटा एरिया को पूरा जोड़ दिया, तो आपको एक पूरा एरिया निकल आएगा जो हमने यहाँ पे कैपिटल A से डिनोट किया हुआ है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसे कि इसे फाइन नेट जो हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E, और छोटे छोटे एरिया जोड़ते हुए आपको बनेगा कैपिटल एरिया A। तो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में फाइनेट की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें समझ में आता है 2EA इंटू Q टोटल इज, दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दिस इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और ये कुछ ऐसे आ जाता है, ये कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि Q टोटल है कितना। तो आइए जरा ये भी देख लेते हैं कि Q टोटल होगा कितना। तो भाई ये है 3 सरफेस, थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे इतना सरफेस पे जो चार्ज है, बिकॉज ये 3 होने के कारण इतने सरफेस पे जो चार्ज है वही आपका चार्ज टोटल चार्ज बोला जाएगा। ठीक है, 3 होने के कारण इधर का भी इस साइड का और इस साइड का चार्ज एक ही होगा 3 होने के कारण। अगर ये थिक होती थी तो फिर इस साइड का चार्ज अलग होता था, इस साइड का चार्ज अलग होता। तो अब हम लोग जो टोटल चार्ज लिखने जा रहे हैं वो क्या होगा स्टूडेंट? तो हमारे पास जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी कहती है टोटल चार्ज अपॉन
एरिया, यही आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएंगे, तो सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ से हम अभी लिख सकते हैं इतने एरिया के साथ एरिया इंटू सिग्मा विल गिव यू, यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटू सिग चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से Q बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इतने रीजन में जो Q है, इतने रीजन में जो Q है, इतने रीजन में जो Q है वो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे सिग्मा इंटू ए। देख लीजिए यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है, सिग्मा इंटू ए, Q होता है सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ से अभी हम लोग लिखेंगे 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए फिर कैंसिल हो गया। तो अच्छा यहाँ पे नीचे एप्सिलॉन नॉट भी है स्टूडेंट, ये लिख लीजिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट। तो E आ गया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द फील्ड एट अ पॉइंट, दिस इज द फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है, अवे फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। So this is an electric field. Thank you.